उधर प्रयागराज में यूरिया बनाने वाली इफ्को फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिसंबर 2020 में भी इफ्को प्लांट में हादसा हुआ था। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई थी। इफ्को के गेट पर परिजनों और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों को फैक्ट्री के गेट पर ही रोक दिया गया है। फैक्ट्री के अंदर राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यूरिया बनाने वाली ये फैक्ट्री है और इस घटना के बाद जो परिजन है उनका गुस्सा भी फूट पड़ा और वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए। हालांकि तमाम लोगों को फैक्ट्री के गेट पर ही रोक दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान इस फैक्ट्री के भीतर नहीं रखा जाता है। नतीजतन इस तरीके का हादसा हुआ है जिसमें कर्मचारी ने अपनी जान गंवा दी है। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोन में हुई पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। पुलिस की उपलब्धियों में लव जिहाद कानून के तहत प्रदेश में पहला मुकदमा बरेली के देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने जोन के सभी 9 जिलों में 101 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इतना ही नहीं, सैकड़ों अपराधियों पर गैंगस्टर, एनएसए, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा सैकड़ों एनकाउंटर किए गए, जिनमें कई इनामी अपराधियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस ने इस दौरान महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए भी मिशन शक्ति अभियान के तहत जल्द विवेचना पूर्ण कर न्यायालयों से कई अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभी पिछले 4 साल में जब हम आंकड़े को देख रहे थे तो 4 वर्षों में गैंगस्टर एक्ट में बहुत भारी कार्रवाई हुई है और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 101 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। करीब 2234 केसेस पंजीकृत किए, जिसमें 7108 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एनएसए में भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। 154 लोगों को एनएसए में हम लोगों ने निरुद्ध किया है। उधर बागपत में गैंगस्टर अनुज बरखा पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 3 मकानों को कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हत्या, लूट, गैंगस्टर, रंगदारी के 29 मुकदमे दर्ज हैं। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर गांव का ये पूरा मामला है। बागपत में पुलिस सुनील राठी, धर्मेंद्र किरठल, अमरपाल लुहारा और सत्यवीर राठी की संपत्ति को पहले ही कुर्क कर चुकी है और अब बारी है गैंगस्टर अनुज बरखा की, जिसके 3 मकानों को कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और अगली बड़ी खबर, गोमती नगर रिवर फ्रंट घोटाले मामले में रूप सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। अभियोजन ने सीबीआई को इजाजत दे दी है। रूप सिंह यादव रिवर फ्रंट घोटाला मामले में आरोपी है। सीबीआई की मांग पर शासन ने अभियोजन की इजाजत दे दी है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, जिसमें रूप सिंह यादव रिवर फ्रंट घोटाले का आरोपी है। सीबीआई की मांग पर शासन ने अब इजाजत दे दी है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगेगा और वैक्सीनेशन का काम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उधर अब तक देश भर में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले 24 घंटों में 32 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू में ऑफलाइन क्लास को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां केवल ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। इसके अलावा छात्रों से हॉस्टल खाली करने को भी कहा गया है। बता दें कि बीएचयू अस्पताल के साथ छात्रावास में भी कोरोना के पॉजिटिव केस आ गए हैं, जिसके बाद बीएचयू प्रशासन हलकान है और आज से बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई। जी, अपील की लेटर तो आ गए हैं रजिस्ट्रार के थ्रू
रजिस्ट्रार सर ने लेटर जारी की है, हम छात्रों तक भी यह मामला पहुंचा है। दरअसल ये है कि अब केसेस बढ़ रहे हैं देश में बहुत जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, यहाँ भी कुछ केसेस पाए गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। अब पता नहीं कितना सत्य है कितना इसमें झूठ है, लेकिन अभी ऐसा तो आदेश जबरन तो ऐसा नहीं कहा गया है प्रशासन द्वारा कि एकदम खाली कर दीजिए। यदि स्थिति भयावह होगी देश की तो खाली। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा गया है। कोई भी आयोजन करने से पहले अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बुजुर्गों और बच्चों को सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से अब रोक लगा दी गई है। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना अब तेजी के साथ बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी के साथ अब गाइडलाइंस में भी और सख्ती की जा रही है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से थोड़ी सी ढिलाई प्रशासन की तरफ से बढ़ती गई। नतीजतन ये कि लोग भी लापरवाह हो गए, जिसकी वजह से कोरोना एक बार फिर से लोगों को सताने लगा। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हर आयोजन को करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर सरकार चिंतित भी है। मुख्यमंत्री ने कल अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की और उसमें कई निर्णय लिए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, देश में तो कोरोना बढ़ रहा है, यूपी में भी रफ्तार धीमे ही, लेकिन कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, एक बड़ी बैठक, और लंबे समय बाद हमने देखा कि तमाम निर्णय उसमें हुए हैं। क्या कुछ खास निर्णय है कि कोरोना के मामले ना बढ़ें, उसके संक्रमण पर रोक लगाई जाए? स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि हम कोरोना का जो इधर बढ़ते हुए ट्रेंड के बारे में पूरी जानकारी हम मुख्यमंत्री जी को और शासन को देना आवश्यक था। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है, उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना ज़रूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। तो उसको देखते हुए हम कोई पंचायत चुनाव को भी नहीं टालेंगे या होली के पर्व या उससे संबंधित और भी जो पर्व हैं, दिशा निर्देश ज़रूर देंगे प्रोटोकॉल के माध्यम से। और सभी जिला प्रशासन को बता दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में आयोजन कोई भी होगा तो उसका पहले परमिशन लेंगे। प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, मास्क अनिवार्य रूप में पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी रखना पड़ेगा, और 60 से ऊपर के लोग को आप अलाउ नहीं करेंगे। 10 साल के बच्चे से नीचे के लोग को आप अलाउ नहीं करेंगे। बाकी को उस आयोजन में एक सीमित तरीका से उनको अपना मेंटेन करना पड़ेगा। और चलिए अब बात करेंगे बदले हुए मौसम की। चूंकि जोशीमठ में मौसम ने करवट बदल दी है, वहीं हेमकुंड साइड में तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है। जैसे जैसे कपाट खुलने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जिस हिसाब से हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर जारी है, उससे यात्रा तैयारियों में खलल पड़ सकता है। अब घांघरिया से ऊपर काफी बर्फ जम चुकी है, जिससे सेना के जवानों को हेमकुंड यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने में भारी दिक्कतें आ सकती हैं। और हेमकुंड में गुरुद्वारे के ऊपर भी बर्फ दिखाई दे रही है। बता दें कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां मत्था टेकने पहुंचते हैं। कोरोना काल के चलते पिछले साल 4 सितंबर को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे, वहीं इस साल 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है और उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई आपको नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से अब हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो कितनी कठिनाइयों भरी होगी, वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ते आगे, देश भर में भले ही होली का त्योहार 29 मार्च यानी सोमवार को मनाया जाए, लेकिन राधा कृष्ण की भूमि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल यानी पूरे ब्रज भूमि में तो रंग गुलाल एक हफ्ते पहले से ही उड़ने शुरू हो गए। सोमवार 22 मार्च को बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड्डू की होली के साथ होली परंपरा की शुरुआत हो गई है और आज बरसाना की रंगीली गलियों में लठमार होली की धूम। सीएम योगी ने असम में बीजेपी के लिए चुनावी सभा की। सीएम योगी ने जयपुर देव में सभा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के वक्त असम में अराजकता का माहौल था, यहां घुसपैठिए थे, लेकिन जब से असम में बीजेपी की सरकार बनी, यहां शांति है, यहां लगातार विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अब असम नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
कहती है वो करके दिखाती है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो विकास, सबके विकास की बात करती है, लोक कल्याण की बात करती है, उसे इंप्लीमेंट भी करती है। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। कांग्रेस के समय में क्या होता था? अलगाववाद, आपसी झगड़े, बंदी, अराजकता, और कांग्रेस आज भी वही कार्य कर रही है। असम के अंदर यूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता और कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाजपा तो विकास के पथ पर असम को आगे ले जाना चाहती है, असम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ करा करके एक बार फिर से असम को अलगाव और अराजकता की ओर धकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बनना चाहती है। और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी के धरोहरा से सांसद और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा पर सरकारी हेलीकॉप्टर के निजी उपयोग का आरोप लगा है। देहरादून में बीजेपी की बैठक में भाग लेने के बाद रविवार को रेखा वर्मा राज्य के सरकारी हेलीकॉप्टर से यूपी के लखीमपुर खीरी में अपने संसदीय क्षेत्र में उतरी थी। उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने रेखा वर्मा का बचाव किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा उत्तराखंड सरकार का हेलीकॉप्टर लेकर अपने संसदीय क्षेत्र हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार उन पर निशाना साध रही है। मतलब बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी। सर, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खासतौर से आरोप लगा रही है कि सरकारी संसाधनों का प्राइवेट इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ऐसे आरोप लगाने का मुझे लगता है उनका कोई नैतिक मूल्य नहीं बनता। जो लोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी संपदा का, सरकार का सारा दुरुपयोग कराकर जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व जन वर्तमान के अध्यक्ष हैं, दोनों माँ बेटे जमानत पे छुट्टे हों, वो कैसे आरोप लगा सकते हैं? हेलीकॉप्टर गया है, मंत्री लेके गए हैं, उत्तराखंड के मंत्री को दायित्व है, वो लेके आ सकते हैं हेलीकॉप्टर का भी, और उसमें 5 सीटें होती है, कोई भी बैठ के जा सकता है उसमें। आप उसमें रेखा वर्मा जी को क्यों देख रहे हैं? और भी तो 4 लोग गए थे वहाँ पर। तो ये आरोप निराधार है। वो मंत्री अपने काम से वहाँ पर गए थे तो वो उनके साथ में चली गई। सर, एक आखिरी सवाल है, सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव होना है, उम्मीदवार कब तक फाइनल हो जाएगा और क्या रणनीति रहेगी आप लोगों को विधानसभा उपचुनाव को लेकर? देखिए, सल्ट विधानसभा चुनाव में हम पूरी ताकत से लगे हैं। हमने पन्ना प्रमुख तक वहाँ पे बना लिए हैं, बूथ तक हम जा चुके हैं, लोगों से मिलना चल रहा है। अभी पीछे जो रेखा वर्मा जी की आप बात करें, वो वहाँ पर गई थी, बैठक लेके आई हैं। हमसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि जल्द ही सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का फाइनल किया जाएगा और जो रणनीति है भाजपा की वो यही है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव को जीतना है। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। राज्यपाल के पहुंचते ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हॉल में स्वयं सहायता समूह में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आज महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बड़ी कड़ी साबित हो रही हैं और वो अपने क्षेत्र में पूरी निडरता से काम करें। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे कुपोषित होते हैं या तो बच्चे मर जाते हैं, तो ये बाल विवाह न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका संगठन क्या कर सकता है? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना, सबको समझाना। यदि आपको ध्यान में आता है कि गांव में या तो कहीं और जगह पर बाल विवाह हो रहा है तो पुलिस को फोन करके बता देना कि विवाह मत करवाओ, फिर खबर लेकर चले जाएंगे। लगता है आपको कि ये हमारी समस्या को दूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बेटी को ही होती है ना, बेटी को होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी उम्र वालों के साथ भी उसका ब्याह होता है, उसकी उम्र 15 साल की होती है और वो 25-30 साल का होता है, तो विधवा भी जल्दी हो जाती है महिलाएं छोटी उम्र में।